हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे लास्ट के 40 क्वेश्चंस है वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 210 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 211 से लेकर के 240 तक 50 तक के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी है या फिर चैप्टर नंबर 13 का भी कोई भी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। 50 प्लस वीडियोज है जिसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इसे खुद से भी डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। सबसे हाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया था। ये हाल में जब बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है 2010 के करीब की, कि उस टाइम पे भारत का कौन सा एक क्षेत्र जो है वो एफडीआई के लिए डायरेक्ट खोल दिया गया था। जुआ और लाभ के लिए शर्त लगाना, लॉटरी का धंधा, या फिर चीट फंड और निधि, या फिर खुदरा कारोबार। तो ये जो खुदरा कारोबार है इसके लिए एफडीआई को जो है ओपन कर दिया गया था 2010 के अंदर, हाल 2006 के करीब दे दिया गया था, 2010 के करीब। जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। खुदरा कारोबार यानी रिटेल ट्रेडिंग के क्षेत्र में एकल ब्रांड उत्पादों के संदर्भ में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वर्ष 2006 से ही अनुमति दे दी गई है, जबकि बहु ब्रांड यानी मल्टी ब्रांड क्षेत्र में खुदरे व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वर्ष 2012 से अनुमति प्राप्त है। भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% यानी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 212। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है। कौन से देश से हम सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह कर पाते हैं। यूएसए, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस। ये 2010 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मॉरिशस था जहां से सबसे ज्यादा अंतर प्रवाह हो रहा था। लेकिन अगर दिसंबर 2020 में जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार यानी उस टाइम पे जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से बात करूं तो भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह का सबसे अधिक मॉरिशस से ही हो रहा है, अभी भी। उस टाइम पे भी था, अभी भी। अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2021 की अवधि में भारत में सर्वाधिक निवेश यानी कम्युलेटिव एफडीआई इक्विटी इनफ्लो करने वाले शीर्ष देश निम्न है। सबसे ज्यादा कहां से आया है, मॉरिशस से 28.01%, उसके बाद सिंगापुर से 21.73%, यूएसए से 8.23%, नीदरलैंड से 6.92% और जापान से 6.69%। वर्ष 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देश कौन से, सिर्फ 20-21 के लिए। सबसे पहला सिंगापुर, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। जबकि 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिंगापुर, मॉरिशस सेकंड नंबर पे था, वहां पे नीदरलैंड और यूएसए। ठीक है, तो हर ईयर टू ईयर भी ये चेंज होते रहते हैं। बाकी कम्युलेटिव में अभी तक सबसे ज्यादा मॉरिशस से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 213। भारत में के संचय यानी कम्युलेटिव एफडीआई अंतर प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है। हमने अभी पढ़ा था मॉरिशस, तो मॉरिशस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई ऑप्शन और पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 214। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो 16-17 की बात करें, कम्युलेटिव की बात करें तो किसी भी चीज में अभी हमारा कौन सा है, मॉरिशस ही है। ठीक है, प्रश्न काल में विकल्प ए सही था, लेकिन अगर अभी की बात करें 2020-21 की बात करें तो उसमें सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस एंड देन यूएई है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215। भारत में 1991 से 95 के मध्य जो देश सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाए हैं वो कौन से है। 91 से 95, ठीक है, उस टाइम की ही बात हो रही है। अमेरिका व जापान, अमेरिका व जर्मनी, जापान व इजराइल, या फिर अमेरिका व इजराइल। तो इसमें अमेरिका व जापान है। ठीक है, ये इजराइल ही है, ठीक है ना, इसराइल मत पढ़ लेना। ऑप्शन ए अमेरिका व जापान। वर्ष 1991 से 95 तक भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाले देश अमेरिका एवं जापान थे।
वर्ष 2019-20 और 2021 में भी प्रश्नगत विकल्पों में ए ही सही होगा। यानी 19-20 के बारे में पूछा जाए या 20-21 के बारे में, उसमें भी अमेरिका और जापान से ही सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, ना कि यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेने में भारत कुछ देशों को अधिमान देता है? नहीं। भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। मॉरिशस के अधिकांश नागरिक भारत के साथ नृजातीय दाताम्य रखते हैं। इसका तो मतलब मुझे भी नहीं पता, इतनी शुद्ध हिंदी है इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस कारण भारत में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, तो ये तो मैं वैसे भी ऑप्शन टिक नहीं करता। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के भावी खतरों को देखते हुए मॉरिशस बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेश कर रहा है। नहीं, ये नहीं है, ये बात सही है कि दोहरा करारोपण परिहार समझौता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आईएएस के लेवल में आया हुआ है ये, इसीलिए इतनी शुद्ध हिंदी थी। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से आने का प्रमुख कारण भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता था। इस कारण अनेक निवेश भारत में सीधे निवेश न करके पहले वे मॉरिशस में अपनी पूंजी का निवेश करते थे और वहां अति निम्न दर पर कर का भुगतान कर उसे भारत में निवेशित करते थे। इससे उन्हें कर का लाभ होता था। हालांकि विगत 20 वर्षों में आंकड़ों को देखा जाए तो यह बात वर्तमान में भी सत्य है। किंतु यदि वर्ष दर वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में मॉरिशस से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है, जबकि सिंगापुर से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। तो बेसिकली क्या होता था कि आप किसी भी देश में रहते हो, आप पहले मॉरिशस में इन्वेस्ट करते हो और यहां पर इन्वेस्टमेंट के बाद आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो इससे आपको क्या मिलता था? टैक्स के अंदर रिबेट मिल जाती थी। तो इस वजह से ये किया गया। हालांकि 20 सालों का अगर आंकड़ा देखोगे तो अभी भी मॉरिशस सबसे आगे है, लेकिन अगर कुछ सालों का 4-5 सालों का देखते हो तो फिर सिंगापुर से ज्यादा हो रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 217, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं बार बार जब भी क्वेश्चन नहीं है कहता तो स्पेशली फोकस देता हूं, क्योंकि नहीं है वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं? नहीं होती। किस नहीं होती? ये सच बात है ना, ये तो होती है ना सम्मिलित, और हमें क्या बताना है? नहीं है ना, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। सम्मिलित होती है क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। हाँ, भारत का विदेशी विनिमय कोष रिजर्व बैंक ही रखता है, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते, ये बात गलत है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट होगा। ये बात गलत है, सम्मिलित होते हैं, तो ये बात गलत है। भारत में विदेशी विनिमय का वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये सत्य नहीं है। ये बात सही है तो ये सत्य नहीं है वाली चीज तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। हमें गलत बताना था, तो गलत कौन सा है? कि इसमें विदेशी आहरण अधिकार सम्मिलित नहीं होते, जबकि सही बात है कि ये सम्मिलित होते हैं। ये नहीं वाले हमेशा कंफ्यूज करते, तो आप इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में विदेशी मुद्रा शामिल होती है, स्वर्ण शामिल होता है, विशेष आहरण अधिकार भी शामिल होता है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी को शामिल किया जाता है, एसडीआर और आरटीपी को। इसीलिए सी के अतिरिक्त सभी कथन सही हैं, लेकिन हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 218, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? विदेशी भंडार में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास कौन से एरिया का है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियां, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा या अनिवासी भारतीयों की जमा? 2002 का क्वेश्चन है। ये विदेशी मुद्रा जो है वो हमारे विदेशी भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। ठीक है, ये दोनों टाइम की बात है। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। साप्ताहिक आधार पर 7 मई 2021 तक की स्थिति में भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति दैट इज एफसीए की ही है। उसके बाद क्रमशः स्वर्ण आता है, आईएमएफ में जमाएं आती है और एसडीआर आती है।
तो ये बात प्रश्नकाल यानी 2002 के टाइम पे भी सही थी और वर्तमान में भी ये बात बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 219, ठीक है। सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट पीएनएस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट है ये विदेशी संस्थागत निवेशकों से रिलेट करती है, ठीक है। सहभागिता नोट यानी पीएनस पार्टिसिपेटरी नोट्स घरेलू पूंजी बाजार में व्यापार हेतु ऐसे विदेशी कोषों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र है जो देश में पंजीकृत नहीं है, यानी हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश को एफआईआईज द्वारा विदेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं। तो ये सहभागिता नोट किनको कहते हैं? जो अयोग्य हैं, विदेश में हैं, तो उनको हम ये सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 220, वर्ष 2001 से 2 में सीधा विदेशी निवेश से संबंधित यानी एफडीआई से संबंधित, प्रत्यक्ष की जगह देख रहे हो सीधा वर्ड यूज कर लिया है, संबंधित भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं जरा। चाय क्षेत्र में भारत द्वारा स्वीकृति 100% एफडीआई में से विदेशी फर्म को 4 वर्ष के भीतर 33% इक्विटी भारतीय भागीदार के पक्ष में विनिवेशित करनी होती है। नहीं, ये नहीं है, एक्चुअली 26% है ये, तो आई थिंक ये गलत है, ये गलत है। मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया में सीधा विदेशी निवेश के संदर्भ में सबसे पहले एकल भारतीय शेयरधारी का स्वामित्व 26% से अधिक रहेगा। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है, तो इसीलिए केवल 2 सही होगा। नीति के अनुसार विदेशी फर्म को चाय के क्षेत्र में 5 वर्ष के भीतर 26% इक्विटी, वहां 4 वर्ष बोला हुआ था जबकि रियल क्या है 5 वर्ष और 26% इक्विटी भारतीय भागीदार के पक्ष में निवेशित करनी होती है। अतः कथन एक गलत है। प्रिंट मीडिया की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एफडीआई संबंधी नीति में यह निर्णय किया कि प्रिंट मीडिया में 26% से अधिक विदेशी पूंजी नहीं लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त नीति में यह भी शर्त रखी गई थी कि सबसे बड़े एकल भारतीय शेयर धारक का स्वामित्व 26% से अधिक होना चाहिए। अतः विकल्प भी अभिष्ट उत्तर होगा, यानी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 221 2004 का क्वेश्चन है। कैलेंडर वर्ष 2005 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशित पूंजी की मात्रा थी लगभग कितनी? तो उस टाइम के हिसाब से लगभग 10.7 बिलियन यूएस डॉलर थी हमारी विदेशी निवेशकों की संख्या। प्रश्नकाल के हिसाब से यही होगा, लेकिन करंट में ये चीज चेंज है, बढ़ गई है, तो जरा देख लेते कितनी है। प्रश्नकाल में डी सही उत्तर था, लेकिन 18 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार नेट एफआईआई जो है 18-19 में 16,307 करोड़ बिलियन डॉलर करोड़ रुपए है, डॉलर में ही हो जाएगा। 19-20 में 35,572 और 19-20 अप्रैल जून के अंदर जो है 16,819। तो आप खुद ही समझ सकते हो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है यदि उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है? नहीं, इससे थोड़ी ना कहेंगे। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो कहते हैं आपने लोन लिया और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप लोन ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ऋण जाल में कहोगे। विदेशी ऋणदाताओं ने उस ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया हो, नहीं, इससे नहीं कहा जाएगा। विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है, नहीं, तो यह भी पॉइंट गलत है, बी सही होगा इसका। कोई भी देश ऋण जाल में तब होता है जब उसे पूर्व में लिए गए ऋण पर दे ब्याज के भुगतान के लिए नया ऋण लेना पड़ता है, अतः बी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221, भारत के बाद विश्व बैंक से जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है। भारत के बाद विश्व बैंक से सबसे ज्यादा ऋण किसने लिया 2010 तक? तो वो देश था मैक्सिको। मैक्सिको ने सबसे ज्यादा लोन लिया वर्ल्ड बैंक से 2010 तक। भारत विश्व बैंक से जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता देश रहा है।
20 जून 2010 तक विश्व बैंक द्वारा आवंटित ऋणों के अनुसार भारत का हिस्सा 15% है, यानी विश्व बैंक ने जितना भी लोन दिया उसका 15% उसने भारत को दिया। जिसके बाद मैक्सिको 11% और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका 7% रहा। सकल ऋण को जीडीपी के प्रतिशतता के संदर्भ में देखा जाए तो जून 2020 में आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में शीर्ष कर्जदार देश कौन कौन से हैं? जापान, इटली, यूएसए, फ्रांस तथा स्पेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224, वर्ष 2001 में भारत ने ताजिकिस्तान, भाई गलत नाम नहीं लेना चाहता, तजाकिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान को $5 लाख मिलियन देने का प्रस्ताव किया। किस लिए? सूखे की स्थिति से जूझने के लिए, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए, खनिज अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए या रक्षा उपकरण प्राप्त करने के लिए। तो यह दिया गया था सूखे की स्थिति से जूझने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन जिस टाइम का उस टाइम की ही बात कर रहे हैं हम लोग। 10 मई 2001 को संपन्न भारत ताजिकिस्तान द्विपक्षीय समझौते के पश्चात तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति शरीफोविज रखमोनोव से ताजिकिस्तान को सूखे की समस्या से निपटने हेतु $5 लाख मिलियन अनुदान का प्रस्ताव किया था। अटल जी थे, उनकी नीतियां तो अलग ही थी। क्वेश्चन नंबर 225, वर्ष 2001 में जर्मनी ने भारत को $32 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। क्यों दी? चुनिंदा राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, टिहरी बांध परियोजना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, जर्मनी ने दिया था टिहरी बांध परियोजना के लिए। अणु ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के विकास में सहयोग देने के लिए नहीं, एटॉमिक ऊर्जा के लिए नहीं दिया था, समुद्र विज्ञान के लिए नहीं दिया था, टिहरी बांध परियोजना के लिए दिया था, टिहरी बांध के लिए दिया था। ओके। 28 अक्टूबर 2001 को जर्मनी के तत्कालीन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर, देखो मेरा को हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूं, श्रोएडर ने उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध परियोजना के लिए $32 मिलियन का ऋण मंजूर किया था। क्वेश्चन नंबर 26 एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, नहीं, घाटा वित्तीय होता है, नहीं, केवल निर्यात होता है, नहीं, ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही नहीं। ठीक है, ये होता ही नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। दूसरे शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश को अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान प्रदान होता ही नहीं है, यानी नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? आसियान को, ब्रिक्स को, ईयू को या फिर G20 को? ये करता है ईयू को, यूरोपियन यूनियन होगा नहीं तो ईयू को। डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति का संबंध यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन से है। इस संघ के देशों के मध्य व्यापार में आने वाले अवरोधों को दूर करने तथा भावी व्यापार एवं रोजगार संभावनाओं के दोहन हेतु अपनाया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना निधि, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना, हाँ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? यह नीति आयोग का एक अंग है। राष्ट्रीय निवेश और संरचना निधि नहीं, बिल्कुल नहीं, नीति आयोग का तो नहीं है ये। वर्तमान में इसकी कॉर्प्स 4 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख करोड़ कहां से? नीचे दे 40, एक जीरो कम होता है ना तो सही हो जाता है। 40,000 तो समझ आता है, 4 लाख तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इनमें से कौन सा सही है? ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो डी सही होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि एक अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है। यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी कॉर्प्स 40,000 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है। अतः कथन 1 और 2 दोनों ही असत्य है। ठीक है, नीति का अंग ये था नहीं और धसो अलग ही हो गया। नौ
क्वेश्चन नंबर 229, सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपक्रमण है जो एशियाई विश्व बैंक द्वारा दिए गए साख से वित्त पोषित नहीं, सिर्फ आसियान के लिए तो नहीं है, नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्रक तथा संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारी पीपीज होता है ना, कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स की तैयारी है ना और संरचना निर्माण को सुकर बनाती है, यानी सुयोग्य बनाती होगी, यही होगा। तो विश्व बैंक है और सबको ही दे रही है, ग्लोबल है, हो सकता है। OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख देशों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेशित संग्रहित करने की क्षमता है। नहीं, ये बात भी गलत है। और UNCTAD द्वारा वित्त पोषित, UNCTAD के बारे तो है ही नहीं, ये विश्व बैंक से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ना तो वो आसियान से रिलेटेड है, ना वो OECD से रिलेटेड है और ना ही वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, UNCTAD से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है। उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। यह सरकारी निजी भागीदारी तथा वाणिज्यिक व्यवहारकर्ताओं की सामर्थ्य वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है। सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अपने अधिशेषों से $15 मिलियन सार्वभौमिक संरचना सुविधा केंद्र के प्रारंभिक मूल पूंजी के रूप में अंतरित करने का अनुमोदन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230, ऑयल पुल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई, कब प्रभावित हुई? 30/3/2002 से, 1/4/2002 से, 30/3/2003 से या फिर 1/4/2003 से। तो ये जो ऑयल पुल खाता है ये 1/4/2002 से बंद हुआ था, समाप्ति प्रभावित हुई थी इसकी। यशवंत सिन्हा के वित्त मंत्रित्व काल में लिए गए एक निर्णय के तहत तेल क्षेत्र में प्रशासित मूल्य प्रणाली एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म को 1 अप्रैल 2002 को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप ऑयल पुल खाते की समाप्ति हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231, भारत में फैमा के संदर्भ में, ये फैमा फैरा वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, कौन सा कथन सही है? पहला, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट, सॉरी अथॉरिटी कह रहा हूं, एक्ट का वर्ष 2001 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून FEMA फॉरेन कहते हैं, हाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करके है, मैनेजमेंट एक्ट, हाँ द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, ये 2000 में लागू हुआ था। ठीक है। पैरा को 31 मई 2002 तक 2 वर्षों के लिए निश्चित कालिक सनसेट खंड दिया गया ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। ये बात बिल्कुल सही है, पैरा के लिए ये बात बिल्कुल सही है। फैमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी माना जाता है। नई पद्धति के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन करने वालों का अभियोजन कर सकता है तथा उन्हें बंदी बना सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नई पद्धति के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। पैरा 1973 से चालू थी, जिसकी जगह पर फैमा जो है वो 1 जून 2000 से लागू किया गया। फैमा में भी विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना गया है। तथापि फैमा के अधीन इसके उल्लंघनकर्ताओं को जेल की सजा नहीं बल्कि केवल अर्थदंड ही वहन करना होगा। तो आप जेल नहीं भेज सकते, आप मॉनेटरी सजा दे सकते हो। फेरा की जगह फैमा के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय को फेरा के तहत लंबित मामलों की जांच और संबंधित मुकदमों की कार्यवाही के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया कि भाई 2 साल में इसके अंदर जो भी चीजें थी उसको आप खत्म करो। इसे 2 वर्षीय अवधि का सनसेट क्लॉज कहा गया और इसीलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 232, नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? इसको कहते हैं यूरो, ये तो पता ही है, यूरोपियन में हमें हमेशा भी यूरो ही तो चल रहा है, EURO।
ठीक है। मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर नई एकल यूरोपियन मुद्रा का जन्म हुआ जिसका नामकरण यूरो किया गया। यूरो का औपचारिक सृजन वर्ष 1999 में हुआ था, जबकि भौतिक रूप से जो नोट और सिक्के बने वो 2002 में आए थे। ठीक है, 1999 में बोल दिया गया कि यूरो आएगी, पर नोट वगैरह पे छपके 2002 में आए। क्वेश्चन नंबर 233, प्रस्तावित यूरोपियन मुद्रा संघ की मुद्रा होगी, कौन सी होगी? यूरोपीय यूनियन की कौन सी है? यूरो है, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 234, यूरो डॉलर क्या है? यूरोपियन मुद्रा संघ द्वारा जारी एक मुद्रा नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है, बिल्कुल सही। यूरोप में प्रचलित अमेरिकी डॉलर नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी डॉलर नहीं। ठीक है, जिसका केवल यूरोप में होता है ना, यूरोपीय यूनियन में यूज होता है वो। यूरोप में परिचालित डॉलर यूरो डॉलर की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 1970 के दशक में यूरोप में के संयुक्त राज्य अमेरिका से व्यापार अधिशेष के कारण यूरोपीय बैंकों ने अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के कारण यूएसए में डॉलर एवं स्वर्ण परिवर्तन के पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी एक अलग करेंसी हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया है? कौन से देश ने? तो डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, इन सब में ही, यानी उपयुक्त सभी में ही अभी यूरो को अपनी मुद्रा में स्वीकार नहीं किया है। वर्तमान में यूरो मुद्रा यूरोप के 19 देशों में प्रचलित है, लेकिन ब्रिटेन हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, यूरो जोन में अभी तक सम्मिलित नहीं हुए हैं। अर्थात इन 3 देशों में अभी तक यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया गया है। लिथुआनिया, अब देखो नाम गलत हो सकता है, लिथुआनिया 1 जनवरी 2015 को यूरो जोन में शामिल होने वाला 19वां नवीनतम देश है। वर्तमान में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन यूरोपीय संघ में होते हुए भी यूरो मुद्रा नहीं अपनाए हैं। ठीक है, इन सब ने अभी तक यूरोपियन मुद्रा नहीं अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 236, यूरो के लिए 1999 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यह लेखा की इकाई है, यही सत्य नहीं है, ये लेखा की इकाई नहीं है, तो अरे सत्य नहीं है तो ये करेक्ट आंसर हुआ ना। यह स्थगित भुगतानों का माध्यम है, ये तो है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ये बात सच है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यह भुगतान का माध्यम है, माध्यम तो है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। यह चलन में भी है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। गलत कौन सा है कि ये लेखा की इकाई है? नहीं, ये लेखा की इकाई नहीं है। ठीक है, वर्ष 1999 में प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई नहीं है, अपितु यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 में से 19 देशों ने अपनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 237, नई यूरो मुद्रा यूरो किस वर्ष से आरंभ की गई? तो आरंभ हम लोगों ने पढ़ा था कि 1999 से की गई थी, लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से प्रचलन में हुई थी ना, लेकिन जो नोट छपे थे वो 2002 में छपे थे। ठीक है, 238, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, यूरोप के सभी राज्यों की नहीं, यूरोपीय संघ के सभी राज्यों की नहीं, यूरोप संघ के केवल 12 राज्यों की। यस, जब ये क्वेश्चन आया है 2001 में तब 12 थे, अभी ये संख्या 19 हो चुकी है। ठीक है, लुथानिया 2019 वाला। यूरोपीय संघ केवल 10 राज्यों की, 10 की भी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नकाल में यूरोपीय संघ 12 राष्ट्रों में यूरो का प्रचलन था, वर्तमान में यह प्रचलन यूरोपीय संघ के 19 देशों में हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239, कथन ए, अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय पर सीमा वर्ष 2000 में कम कर दी गई। ठीक, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भी गिरावट आ गई। देखो ये बात तो सही है कि अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय पर सीमा वर्ष 2000 में कम कर दी गई, लेकिन इससे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट नहीं आई थी। तो इसी का मतलब ए करेक्ट है और आर गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सही है। ठीक है, 2001 का क्वेश्चन था। पैरा की जगह पैमा अपनाए जाने के कारण चालू खाता लेन देन शीर्ष पर
शीर्षों पर विदेशी विनिमय की सीमा वर्ष 2000 से कम कर दी गई। भारत में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए मार्च के अंत 1999 के अंत में 38,036 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 2001 के मार्च के अंत में 42,281 मिलियन डॉलर हो गई थी। तो मुद्रा परिसंपत्ति घटी थोड़ी ना थी, बढ़ी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, हवाला व्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपए में और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। पहला ऑप्शन। स्थापित शेयर बाजारों के माध्यम से गुजरे बिना ही शेयरों का विक्रय अंतरण प्राप्त होता है, यह गलत है। विदेशी निवेशक क्रेताओं विक्रेताओं की अनावश्यक लंबी प्रक्रिया रेड टेप से बचाने और अधिमानी व्यवहार प्राप्त करने के सहायतार्थ सेवा प्रदान करने के लिए कमीशन के रूप में प्राप्त होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। निर्वाचन विषयक व्ययों हेतु राजनीतिक दलों अथवा व्यक्तियों को किए जाते हैं, नहीं, ये भी बात गलत है। एक्चुअली पहला ही सही था कि इसमें क्या था कि सरकार को बिना बताए ही हम लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्राओं को देश में और देशी मुद्राओं को विदेशी में, है ना, सरकारी माध्यम से गुजरे बिना। तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, हवाला कारोबार। ठीक है। विदेशी मुद्राओं का आधिकारिक रूप से क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत डीलरों के माध्यम से होना चाहिए, किंतु काले धन के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर अनधिकृत नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। भारत से किसी अन्य देश को विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए भारत में ही किसी हवाला एजेंट को रुपए उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसके बदले विदेश के किसी निर्धारित व्यक्ति से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। इसे ही हवाला व्यवहार कहते हैं। हवाला व्यवहार को रोकने हेतु सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट लागू किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 241, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फैमा प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी जो हुआ था ये सन 2000 से ही हुआ था, 1 जून 2000 से। ठीक है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फैमा जो है विदेशी विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 242, फैमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया कौन से वर्ष में? तो फैमा को लागू जो पूरी तरीके से लागू किया गया था वो 2002 में लागू किया गया था। ठीक है। फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बाह्य व्यापार तथा भुगतानों को सुविधाजनक बनाने एवं भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ था और वर्ष 2000 में इसने आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, 1 जून 2000 से। नए विवाद तो फैमा के अंतर्गत आए, परंतु पुराने विवादों को वो सनसेट क्लॉज जो लिया गया 2000 से लेकर 2002 तक का, वर्ष 2002 तक रहे और फैमा जो है पूर्ण रूप से 2002 तक कार्य करने लगा। तो सनसेट क्लॉज भी था ना 2000 से लेकर 2002 तक का। क्वेश्चन नंबर 243, भारत सरकार ने किसके FERA किससे FERA फेरा को प्रतिस्थापित किया था? फेरा को फैमा से किया है, FEMA रेगुलेशन को मैनेजमेंट में चेंज कर दिया, बेसिकली रेगुलेशन को मैनेजमेंट में चेंज कर दिया, तो फैमा ही करेक्ट आंसर है। ठीक है। 244, निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? ओके, यानी कौन पहले खुला, कौन उसके बाद खुला, कौन उसके बाद खुला है। MRTP एक्ट, ओके, MRTP, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट, ओके, फेरा और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो सबसे पहली बात है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये सबसे पहले आया है, इसके बाद हमारा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट आया है, देन हमारे पास MRTP आया हुआ है एक्ट, ये आप लोग अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, और लास्ट में फेरा था जिसको बाद में फैमा में कर दिया गया था, 1973 में फेरा आया था। ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया, चौथा पहले नंबर पे होना चाहिए, चौथा पहले नंबर पे 2 जगहों पे है, दूसरा ओके। तीसरे नंबर पे हमारा क्या होना चाहिए था? तीसरे नंबर पे पहला होना चाहिए था, तो इस हिसाब से ये करेक्ट है। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो क्या किया गया, न्यूनतम जो है किया गया
1948, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। ठीक है, इसीलिए सी करेक्ट आंसर होगा। 245, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक, ये कौन थे? ये थे हार्टे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता रहा हूं, हार्टे। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए आया था क्वेश्चन 2012 में। अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सीमांत सिद्धांत प्रतिपादित किया। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक नितांत मौद्रिक समस्या है जो व्यापारियों की ओर से मुद्रा की मांग प्रवाह में होने वाले परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा मंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित में से किस पद को भौगोलिक संकेतांक अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं की गई? लखनऊ का चिकन शिल्प, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग की चाय और इलाहाबाद का सुरखा अमरूद। तो अगर हम ढंग से बात करते हैं तो भौगोलिक संकेतांक अधिनियम 1998 के अंतर्गत कुछ 169 भौगोलिक संकेतन को पंजीकृत कर सुरक्षा प्रदान की गई। लखनऊ का चिकन शिल्प, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय और इलाहाबाद का सुरखा अमरूद सभी का पंजीकरण इस नियम के अंतर्गत किया गया है, अतः इनमें से कोई सा भी विकल्प सत्य नहीं है। पहले ये 169 भौगोलिक संकेतक थे, अभी ये टोटल 370 भौगोलिक संकेतक जो है पंजीकृत है। हाँ, हो जाता है कभी कभार, हम लोगों को भी होता है बोलने में पंबल मार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATCA क्रियाशील हुआ। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि FATCA कब से हुआ, तो ये हुआ था 30 सितंबर 2015 से। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATCA फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट 9 जुलाई 2015 को हस्ताक्षरित और 30 सितंबर 2015 से प्रभावित हुआ। तो 9 जुलाई को साइन हुए थे और 30 सितंबर से इसने काम चालू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 248, स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य, अमेरिका व चीन के मध्य, सोवियत संघ व चीन के मध्य, या उपरोक्त में से किसी के मध्य नहीं। तो स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की गई थी। स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य एक द्विपक्षीय संधि है। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधि क्रमशः जुलाई 1991 और जनवरी 1993 में हुई। आपको पता है ना, सोवियत संघ का विघटन, उसके बाद शीत युद्ध का अंत, ये सारी चीजें। स्टार्ट 1 संधि के समय यूएस राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ना थे, जबकि स्टार्ट 2 के समय यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ही थे, जबकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि मुद्रा प्रसार को प्रभावित करता है। भारत में निम्न आयात में वृद्धि भारतीय उद्योगों में सुस्ती लाएगी। अगर आयात कम होगा तो, आयात दर ज्यादा होगा तो उद्योग कम होंगे ना, क्योंकि आयात ज्यादा होने का मतलब महंगा पड़ रहा है चीजें। यूरो निर्गम यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय कंपनी द्वारा आधारित शेयर, ये बात तो सही है। निवेश सूची पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश FII, पोर्टफोलियो को ही तो हम लोग ये बोलते हैं ना FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बोला जाता है ये चारों ही करेक्ट है, चारों ही करेक्ट है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि का सीधा प्रभाव देश में मुद्रा के प्रसार के रूप में होता है। भारत के उद्योग आयातित वस्तुओं और मशीनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए आयात में कमी से भारतीय उद्योग में सुस्ती आ सकती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है और भारतीय कंपनियां यूरो निर्गम के माध्यम से यूरोपीय देशों में शेयर धारण किए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 250, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह बात सही है।
यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें ही सही है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को वर्ष 2015 में प्रतिष्ठित मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया था। हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है पहले प्रीवियस वीडियोस में। इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं के संवर्धन, विकास तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ष 1987 में स्थापित और पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। तो एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 1987 में आई थी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य शाश्वत ऊर्जा है। इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से जरा पढ़ते हैं हम लोग। नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के जरिए ऊर्जा संरक्षण हेतु विशिष्ट परियोजना एवं स्कीम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं में दक्ष एवं प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना। अभिनव वित्तपोषण के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इरेडा की हिस्सेदारी को बढ़ाना आदि, और प्रणाली प्रक्रियाओं और संस्थानों के सतत सुधार के जरिए उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं में दक्षता में सुधार। ठीक है, तो ये इरेडा के हमारे सारे उद्देश्य हैं। सो एवरीवन, इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 होता है यहाँ पर कंप्लीट। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि इंटरनेशनल के ही बारे में, इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था के ही अंतर आता है, जिसके अंदर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करें, चाहे वो फेरा है, चाहे वो फेमा है, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आज की वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पहुंच बने, इसीलिए शेयर करें। और देखो, एक बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग करते नहीं हो, सब्सक्राइब कर दो। आपको अब तो हमारे पास 60 प्लस होने वाले, 50 प्लस वीडियोस है अभी, लगभग 55 तो मेरे वीडियोस हो गए, प्लस आपको पॉलिटिकल के वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, और भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर के कर सकते हो। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका पेपर के लिए तैयारी करो आप लोग। ठीक है, बाकी साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी ऐसा सजेशन है, कोई भी ऐसा कहते हैं एडवाइस है, कोई भी कंप्लेन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आएंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बी सेफ, क्योंकि थर्ड वेव इंडिया को हिट कर चुकी है। सो बी सेफ, स्टे सेफ, दवाई भी, कड़ाई भी एंड पढ़ाई भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।